हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 1 दिसंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, द इंडियन इकोनॉमी क्लॉक्ड अ हेल्दी ग्रोथ रेट ऑफ 8.4% इन जुलाई टू सितंबर। तो यहाँ पर सेकंड क्वार्टर का डेटा आया है, जिससे ये पता चला है जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रही है वो 8.4% की रही है सेकंड क्वार्टर में। अब ये जो 8.4% की ग्रोथ रही है, ये बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहला ये कि बेस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लास्ट ईयर था, तो लास्ट ईयर में जो ग्रोथ रेट था वो बहुत कम था, जिसकी वजह से यहाँ जो बेस है वो बहुत कम हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर ग्रोथ रेट हमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। दूसरी बात, वैक्सीनेशन है वो बढ़ी है। अब वैक्सीनेशन के बढ़ने की वजह से यहाँ पर इकोनॉमी में रिकवरी हुई है। और तीसरी बात, यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उसमें भी यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है। तो अल्टीमेटली जो इंडियन इकोनॉमी है वो वापस से ट्रैक पर आ रही है। आगे हम चलते हैं। गवर्नमेंट सीक्स नेम्स फॉर फार्म पैनल, 2 यूनियन लीडर्स से टाइम टू डिस्कस धरना एंड। अब यहाँ पर गवर्नमेंट एक कमेटी बना रही है, वो कमेटी डिस्कस करेगी जीरो बजट फार्मिंग को कैसे प्रमोट करना है, एमएसपी को और कैसे इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर फार्म यूनियंस को बोला है कि आप अपने यहाँ पर 5 रिप्रेजेंटेटिव्स इस कमेटी के लिए भेज दो। तो डे आफ्टर पार्लियामेंट क्लियर्ड अ बिल टू रिपील द 3 न्यू एग्रीकल्चर लॉज। तो यहाँ पर जो 3 फार्म लॉज थे उनको तो रिपील कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट एक कमेटी बना रही है। कमेटी बात करेगी कि कैसे यहाँ पर जीरो बजट फार्मिंग को यहाँ पर प्रमोट करना है, एमएसपी को कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाना है। और उसके लिए यहाँ पर फार्म यूनियंस को बोला है कि आप अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव्स इस कमेटी के लिए भेज दो। यहाँ पर आपको मैंने ये न्यूज़ बताई थी कि बीएसएफ का जूरिसडिक्शन यहाँ पर कुछ स्टेट्स में बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर बीएसएफ के डीजी का ये कहना है कि कुछ टाइम पहले बीएसएफ ने एक सर्वे किया था, और सर्वे से हमें ये पता चला जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो चेंज हो चुका है इन स्टेट्स का। तो बीएसएफ डायरेक्टर जनरल्स रीजनिंग फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द फोर्सेज जूरिसडिक्शन अलोंग द बॉर्डर्स कम्स अमिड्स अपोजिशन रूल गवर्नमेंट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मूव एज एन अटैक ऑन फेडरलिज्म। तो बेसिकली इनका ये कहना है बीएसएफ के डीजी का कि इनफिल्ट्रेटर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है इन स्टेट्स का। तो यहाँ पर इनफिल्ट्रेटर्स को रोकने के लिए जूरिसडिक्शन बढ़ाया जा रहा है बीएसएफ का। तो in its vision, the BSF jurisdiction was changed from 15 km to 50 km, and maybe now it can help in support and supplement the state police in catching the infiltrators. तो बेसिकली यहाँ पर इलीगल तरीके से लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। डेमोग्राफिक चेंज होने की वजह से ही इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो जूरिसडिक्शन है बीएसएफ का बढ़ाया गया, ताकि यहाँ पर जो भी इलीगल तरीके से यहाँ पर माइग्रेट करने की कोशिश करे तो उनको यहाँ पर पकड़ा जा सके। He added, the force has done a survey in some border villages that found that there is a definite demographic change. तो इनका ये कहना है कि बीएसएफ ने एक सर्वे किया, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि डेमोग्राफिक चेंज हुआ है यहाँ पर जो भी बॉर्डर स्टेट्स हैं। तो उसका मतलब ये है कि इलीगल माइग्रेशन हो रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पर एक बुक है, द राइज ऑफ द बीजेपी, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। तो ये नॉन आईएएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस बुक को कोऑथर किया है भूपेंद्र यादव एंड ईला पटनायक। तो विद इकोनॉमिस्ट ईला पटनायक और भूपेंद्र यादव, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक 12 मेंबर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी, जिसको कि हेड कर रहे थे इसरो के चीफ के कस्तूरी रंगन। अब इस कमेटी का काम बेसिकली यही था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को अपडेट करना है और यहाँ पर कुछ चेंज गाइडलाइंस बनानी है जो एनसीईआरटी करिकुलम उसको चेंज करने के लिए। तो इन सितंबर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैड फॉर्म्ड अ 12 मेंबर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी किसके अंडर बनाई गई थी? अंडर फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन। और बेसिकली इस कमेटी का ये काम था कि कैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को अपडेट करना है और यहाँ पर एनसीईआरटी करिकुलम के लिए नई गाइडलाइंस निकालनी है। अब बेसिकली यहाँ पर हिस्ट्री में कुछ चेंजेस करने की बात की गई है। जो बुक्स हैं उनको बाइसेस से पूरी तरीके से फ्री करना है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एजुकेशन हैज़ कॉल्ड फॉर रिव्यू ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। अब इनका ये कहना है जो मुगल्स हैं उनको कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी है। तो इन्वेडर बाबर हैज़ बीन गिवन टू मच इंपॉर्टेंस एंड सो हैव हिज एंसेस्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी है मराठा, सिख्स, सबको यहाँ पर इक्वल वेटेज देने की ज़रूरत है। Tabled in the Rajya Sabha Tuesday, the report of the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports also seeks adequate incorporation of Sikh and Maratha history in the curriculum. तो यहाँ पर करिकुलम में सबको इक्वल वेटेज देने की ज़रूरत है, सारे यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स को इक्वल वेटेज देने की ज़रूरत है। तो एज फार एज द मॉडर्न पीरियड इज कंसर्न, सम लीडर्स हैव रिसीव्ड मोर वेटेज एज कम्पेयर टू अदर। तो यहाँ पर बाकी जो लीडर्स के रोल हैं उनको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है, फिर भले ही वो रिवॉल्यूशनरीज क्यों ना हो, विमेन क्यों ना हो, यहाँ पर सारे ही फ्रीडम फाइटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सब कुछ बच्चों तक पहुँचना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर वेदास के एजुकेशन को भी इंक्लूड करने की बात की गई है। आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर एक
एक्ट था जो कि एक्ट वापस ले लिया उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। तो उत्तराखंड सीएम अनाउंसेस रिपील ऑफ चार धाम बोर्ड एक्ट। अब चार धाम बोर्ड एक्ट की वजह से क्या चेंजेस हो रहे थे ये हम एक्सप्लेन सेक्शन में भी पढ़ेंगे। तो बिल एम्ड एट ब्रिंगिंग द चार धाम और द 4 श्राइन्स ऑफ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो बिल बेसिकली यहाँ पर चार धाम को और इसके अलावा और 49 और टेम्पल्स को यहाँ पर प्रोपोज श्राइन बोर्ड के अंदर ला रहा था। अब ये जो श्राइन बोर्ड है ये क्या करता, तो यहाँ पर सारी ये जो श्राइन बोर्ड है वही गवर्निंग बॉडी होता और द श्राइन बोर्ड इज़ द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द 53 टेम्पल्स एंड हैज़ पावर्स टू फ्रेम पॉलिसी। तो यहाँ पर जो श्राइन बोर्ड है वही सारी पॉलिसीज़ को फ्रेम करता है। इसके अलावा जो बजट है वही फॉर्मुलेट करता, सैंक्शन कौन सा एक्सपेंडिचर कहाँ होना, ये सब कुछ ये श्राइन बोर्ड ही तय करता है। लेकिन अब इस बेसिकली एक्ट को वापस ले लिया गया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक पैनल बनाया गया है, वो पैनल डिसाइड करेगा जो क्या EWS का जो क्राइटेरिया है 8 लाख रुपए का, क्या वो ठीक है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कैसे चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर पैनल में कौन कौन से मेंबर्स है वो हम देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑन ट्यूसडे अनाउंस 3 मेंबर कमेटी। तो यहाँ पर 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है जो कि देखेगा जो EWS का क्राइटेरिया है उसको रिविजिट किया जाएगा। अब कमेटी के कौन कौन से मेंबर है, तो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, ICSSR मेंबर सेक्रेटरी प्रोफेसर VK मल्होत्रा एंड प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल। तो यहाँ पर 3 मेंबर्स है, अजय भूषण पांडे, प्रोफेसर VK मल्होत्रा एंड संजीव सान्याल। सुप्रीम कोर्ट चेंज इन गवर्नमेंट कांट मीन अनडूइंग प्रायर एग्रीमेंट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पर बिजनेसेस को क्वेश्चन करते हुए ये बोला है, बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है जो गवर्नमेंट है, अगर यहाँ पर किसी गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट किया है तो उसके बाद अगर रूलिंग पार्टी वो चेंज हो जाती है, कोई दूसरी सरकार आ जाती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उससे पहली वाली गवर्नमेंट ने कोई भी यहाँ पर बिजनेसेस के साथ जो भी एग्रीमेंट किए तो दूसरी पार्टी जो आए तो वो सारे बिजनेसेस एग्रीमेंट को रिवोक कर दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट करने से डरेंगे क्योंकि उनको ये लगेगा कि अगर दूसरी पार्टी पावर में आती है तो ये सारे जो एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएंगे। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉशन्ड दैट बिजनेसेस विल बी हेजिटेंट टू एंटर इनटू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और मेक एनी इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉमिसेस मेड बाय अ गवर्नमेंट इफ अ पब्लिक अथॉरिटी आर्बिट्रेरली गोज अबाउट अनडूइंग एग्रीमेंट्स ऑफ इट्स प्रेडेसेसर मेयरली साइटिंग पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट सिर्फ ये पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर या तो विदाउट प्रूफ कि यहाँ पर हमें नुकसान हो रहा उसकी वजह से जो भी पहली गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट्स किए तो उन एग्रीमेंट से पीछे नहीं हट सकती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर एक सलमान खुर्शीद की बुक है जो कि हम देख लेते हैं, सनराइज ओवर अयोध्या। तो ये बुक थोड़ी कंट्रोवर्सी में चल रही है क्योंकि इसमें RSS को जो भी हिंदुत्व ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर कंपेयर कर दिया गया है शायद इस्लामिक स्टेट या बोको हराम से। आगे चलते हैं। अब जो GDP है तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया GDP की ग्रोथ कितनी रही है। तो हाउएवर गिवन द फैक्ट दैट इंडियन इकोनॉमी मच लाइक मोस्ट अदर इकोनॉमी सफर्ड अ मैसिव कॉन्ट्रैक्शन। तो लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्शन हुआ था जिसकी वजह से लो बेस हो गया। लो बेस की वजह से जितना यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुआ उससे थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ हमें दिख रहा है। तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड लुकिंग एट ग्रोथ रेट्स एंड इंस्टेड लुक एट एब्सोल्यूट लेवल। अब हम ये एब्सोल्यूट लेवल्स पे कितनी GDP रही वो हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम GDP का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो GDP में क्या क्या काउंट होता है, तो ऑल द मनी दैट इंडियंस स्पेंड एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, C हो गया ये। ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट स्पेंड्स, G हो गया। ऑल द मनी दैट बिजनेसेस स्पेंड और इन्वेस्ट, I हो गया। और इसके अलावा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो चिग्जाम होता है ना, CIG + X - M। आगे चलते हैं। दिस ईयर्स प्राइवेट कंजम्पशन विच अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ ऑल GDP एंड इज द बिगेस्ट ग्रू बाई 8.6%। तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो यहाँ पर 8.6% से ग्रो हुआ है। GDP और GVA में क्या यहाँ पर रिलेशन होता है, तो GDP इज इक्वल्स टू GVA प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो GDP इज इक्वल्स टू GVA प्लस टैक्सेस अर्न बाय द गवर्नमेंट माइनस सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर GDP का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी इंडियंस पैसा खर्च कर रहे हैं एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इसके अलावा जो मनी गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है, जो मनी बिजनेसेस स्पेंड कर रहे हैं, इसके अलावा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। GVA क्या होता है, तो GDP इज इक्वल्स टू GVA प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब यहाँ पर जो बारबाडोस है वो रिपब्लिक बन चुका है। इससे पहले जो बारबाडोस था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो अब यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो कौन बन रही है, तो यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ को तो यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है एंड डेम सेंड्रा प्रूनेला मेसन 71 वॉज सोन इन एज प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर डेम सेंड्रा प्रूनेला मेसन तो ये बनी है प्रेसिडेंट अब बारबाडोस की। जो बारबाडोस है वो ब्रिटिश कॉलोनी था। 1625 में यहाँ पर इंग्लिश अराइव हुए तो उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बना ली, जैसे कि इंडिया को भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनी बनाया था। तब से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का ही सिस्टम चल रहा है। इससे पहले भी यहाँ पर बात हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हटा देनी चाहिए, रिपब्लिक हो जाना चाहिए, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर जो बारबाडोस है वो रिपब्लिक हो चुका है। तो November 30 विल कंटिन्यू टू बी इंडिपेंडेंस डे, बारबाडोस विल रिमेन पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो यहाँ पर जो बारबाडोस है वो कॉमनवेल्थ का पार्ट अभी भी रहेगा।
द लास्ट कंट्री दैट रिमूव द क्वीन एज द हेड ऑफ द स्टेट वॉज मॉरिशियस। तो यहाँ पर इससे पहले कंट्री जिसने यहाँ पर क्वीन को हेड ऑफ द स्टेट की तरह रिमूव किया था तो वो मॉरिशियस था। उसके बाद गुआना था 1970, फॉलोड बाई ट्रिनिडेड एंड टोबागो इन 1976 एंड देन बाई डोमिनिशिया इन 1978। तो ये सारे कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर क्वीन को एज द हेड ऑफ द स्टेट रिमूव कर दिया है। कुछ यहाँ पर कंट्रीज़ हैं जिसमें अभी भी क्वीन हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी और जमाइका। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट अभी भी क्वीन है। बेसिकली ये जो कंट्रीज़ हैं ये अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस एक्ट को वापस ले लिया, चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट। अब ये एक्ट वापस ले लिया गया क्योंकि यहाँ पर प्रीस्ट और बाकी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। The bill was aimed at bringing the चार धाम ऑफ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एंड 49 अदर टेम्पल्स। तो यहाँ पर ये जो भी टेम्पल्स थे इनको श्राइन बोर्ड के अंदर लाया गया है। अब जो श्राइन बोर्ड है, श्राइन बोर्ड को कौन हेड करता? तो बेसिकली एज पर द एक्ट द चीफ मिनिस्टर इज द चेयरमैन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के अंडर आ जाता, गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करती कि कैसे बजट फॉर्मुलेशन होगा, कैसे यहाँ पर एक्सपेंडिचर को सैंक्शन किया जाएगा। तो एज पर द एक्ट द चीफ मिनिस्टर इज द चेयरमैन एंड द मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। इसके अलावा जो सीनियर IAS ऑफिसर होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता। तो बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज द हाइएस्ट गवर्निंग बॉडी और यहाँ पर बोर्ड ही सारा कुछ मैनेजमेंट देखता है। टेम्पल मैनेजमेंट अर्लियर, इससे पहले कौन मैनेज करता था टेम्पल को? तो बद्रीनाथ श्री केदारनाथ मंदिर समिति। तो एक समिति थी जो कि मैनेज करती थी, लेकिन समिति की सारी पावर चली जाती अगर यहाँ पर ये एक्ट आ जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे और गवर्नमेंट ने फाइनली इस एक्ट को वापस ले लिया है। आगे चलते हैं एडिटोरियल पेज पर। तो ये जो भी डेटा है उसके बारे में ही है। यहाँ पर मॉस्पी का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिससे हमें ये पता चला है जो GDP है वो 8.4% से ग्रो हुई है सेकंड क्वार्टर में। ये जो 8.4% से ग्रो हुई है तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से 8.4% से ग्रो हुई है और उसमें एक फैक्टर ये भी है कि बेस है वो कम है क्योंकि लास्ट ईयर इकोनॉमी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, अगर हम एक्सपेंडिचर साइड में देखें तो यहाँ पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में 11% की ग्रोथ हुई है। तो GFCF में 11% की ग्रोथ हुई है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी कम रहा है। तो हाउएवर देयर आर स्टिल सेवरल एरियाज ऑफ कंसर्न। द बिगेस्ट वरी इज द वीक ग्रोथ इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम रहा है, भले ही यहाँ पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम रहा है। अब यहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम रहा है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है। तो विद द थ्रेट ऑफ अनदर वायरस वेरिएंट इन द एयर, द गवर्नमेंट मस्ट स्टेप अप इट्स एक्सपेंडिचर टू इंश्योर दैट द ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट इज सस्टेन्ड। तो यहाँ पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन उस तेजी से नहीं बढ़ा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे द फेबल ऑफ प्रिंस। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली एक बच्चा था जिसकी फ़ीस यहाँ पर सबमिट नहीं हो पाई थी और यहाँ पर लास्ट डेट निकल गई थी, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर IIT बॉम्बे की जो भी उसकी सीट थी वो उसको नहीं मिल पाई थी। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि यहाँ पर उसको सीट मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है, ये भले ही बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस, IIT इंस्टीट्यूशंस इतने प्रेस्टीज है इनमें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज डायरेक्शन टू द IIT जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी टू गिव अ सीट टू द दलित स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला यहाँ तक कि फैकल्टी मेंबर्स के साथ भी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो फैकल्टी मेंबर्स फाउंड आउट अबाउट हिज कास्ट बैकग्राउंड एंड स्टार्टेड ह्यूमिलेटिंग एंड हेरेसिंग हिम। तो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पर किसी का इंसिडेंट बताया है। तो द लेटर्स ही रोट टू वेरियस अथॉरिटीज रिवील हाउ रैम्पेंट कास्टिज्म इन दीज इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑथर या ऑथर के कुछ भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है कि इन इंस्टीट्यूशंस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। आगे चलते हैं। लॉलेस इन मुंबई। अब सबसे पहले यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात बोली थी, ये जो भी IAS IPS हैं हम इनको एलीट सर्विसेज को रखेंगे क्योंकि बेसिकली ये यहाँ पर एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, जो भी यहाँ पर पॉलिटिशियंस होते हैं उनको ये एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी ज़रूरत थी उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, सो दैट द बेनिफिट ऑफ एन इम्पार्शियल ऑनेस्ट एंड नॉन पॉलिटिकल बॉडी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स वुड बी अवेलेबल टू द न्यूली इलेक्टेड रूलर। तो यहाँ पर जो भी रूलर सेलेक्ट होंगे उनको एडवाइस की ज़रूरत होगी और ये जो एलीट हैं IAS IPS बेसिकली ये लोग उनको एडवाइस देंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा गवर्नेंस जो है डिटेरियोरेट होती रही। अभी IAS IPS को भी लगने लग गया कि गेट रिच, हमें अमीर होना है। अमीर होने की वजह से ये लोग क्या करने लगे, ये लोग लॉबी करने लगे, पॉलिटिकल पेट्रोनेज करने लगे। अब ये लोग पॉलिटिकल पेट्रोनेज इसीलिए भी करते हैं क्योंकि इनको ट्रांसफ़र करने की पावर जो होती है वो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के पास होती है। तो जब इनको ट्रांसफ़र करने की पावर यहाँ पर पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के पास होती है, उसकी वजह से ये लोग यहाँ पर पॉलिटिकल पेट्रोनेज करने लग गए। यहाँ पर अमीर होने के लिए ये लोग पॉलिटिकल पेट्रोनेज करने लगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वाजे का केस है और परमबीर सिंह का केस है, तो उस केस के रेफरेंस में ये सारी बातें बताई गई हैं। तो
तो बेसिकली हमें ये समझ आ रहा है कि गवर्नेंस डिटोरेट हुई है ओवर द पीरियड। इसके अलावा यहाँ पर जो IAS IPS जैसी सर्विसेज हैं वो अब लॉबिंग करने लग गई हैं। वो इस वजह से भी लॉबिंग करने लग गई हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है उनके पास ही पावर होती है इनको ट्रांसफर करने की। तो इट यूजेज इट टू गेट इट्स पाउंड ऑफ फ्लैश। मैनी हु वर आउट ऑफ द रेस री एंटर थ्रू द रूट ऑफ पैट्रोनेज। इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्शन है, इलेक्शन में मसल पावर का यूज़ होने लग गया। तो इलेक्शन में जब मसल पावर का यूज़ होने लग गया तो ये IAS IPS को यूज़ किया जाने लग गया है पॉलिटिशियंस के द्वारा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। तो यहाँ पर आपको पता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 पर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हम रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम पर चले गए। तो अल्टीमेटली हमारी जो पॉपुलेशन वो डिक्लाइन होगी। अगर हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी इसका मतलब ये है कि यंग लोग कम होंगे। तो यहाँ पर जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी। ओल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इसका मतलब ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो ऑल सदर्न स्टेट्स, जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका TFR लगभग 1.7 से 1.8 है। जो बिहार और यूपी हैं उनका TFR अभी भी रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा है लेकिन उनका TFR भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब जैसे जैसे फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है इसका मतलब ये है कि ओल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा होने वाली है और जो वर्कफोर्स हमारा कम होने वाला है। इसका मतलब ये है डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा एक और यहाँ पर ऑथर ने बात बताई है कि यहाँ पर जो भी सीट्स मिलती हैं डिलिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंग, लोकसभा सीट्स होती हैं किसी भी स्टेट की, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी पॉपुलेशन उस स्टेट की। अब ये इस बात पर डिपेंड करती है कितनी पॉपुलेशन। यहाँ पर जो सदर्न स्टेट्स हैं बेसिकली वो लोग इतने सारे स्टेप्स लेना पॉपुलेशन को कम करने के लिए। तो अगर वो पॉपुलेशन कम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, ना कि अब उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो अगर लोकसभा सीट्स का फिर से डिलिमिटेशन होता है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है तो उनकी सीट्स तो कम हो जाएगी और यहाँ पर यूपी बिहार जैसे स्टेट्स उनकी सीट तो ज़्यादा होगी। और यहाँ पर यूपी बिहार ने बेसिकली कोई मेजर्स ही नहीं लिया अपनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए। तो यहाँ पर ज़रूरत है इन सारे स्टेट्स को रिवॉर्ड करने की क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कम किया है, ना कि इनको पनिश करने की। अब यहाँ पर जब जो 15th फाइनेंस कमीशन है 15th फाइनेंस कमीशन ने 2011 का सेंसस डेटा यूज़ किया है यहाँ पर रेवेन्यू को शेयर करने के लिए। तो 2011 का अगर सेंसस डेटा यूज़ करेंगे तो यूपी बिहार की पॉपुलेशन ज़्यादा और सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन कम हुई है। तो यहाँ पर सदर्न स्टेट्स को तो रेवेन्यू कम मिलेगा और यहाँ पर जो यूपी बिहार है उनकी गवर्नमेंट को ज़्यादा यहाँ पर रेवेन्यू मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर 15th फाइनेंस कमीशन ने एक और क्राइटेरिया इंक्लूड कर लिया था डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का, कि किस कंट्री ने यहाँ पर, किस स्टेट ने यहाँ पर कोशिश की अपनी पॉपुलेशन को कम करने की। तो यहाँ पर सदर्न स्टेट्स ने कोशिश की थी अपनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए, तो इस क्राइटेरिया के अंदर उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू मिला है। इन व्यू ऑफ सस्टेन फर्टिलिटी डिक्लाइन, बाकी हमारी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है इसका मतलब ये है कि हमारी जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन वो बढ़ने वाली है। अभी जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन मेनली बढ़ रही है वो सदर्न स्टेट्स में बढ़ रही है क्योंकि सदर्न स्टेट का फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। तो यहाँ पर जो यूपी बिहार में जो माइग्रेंट्स हैं वो बेसिकली इन स्टेट्स में जाकर काम कर सकते हैं। तो द इंक्रीजिंग पेस ऑफ माइग्रेशन में हेल्प शोर अप इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन द साउथ विद इट्स श्रिंकिंग वर्कफोर्स। तो यहाँ पर जो साउथ है वहाँ पर वर्कफोर्स श्रिंक हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो यूपी बिहार जैसे स्टेट्स हैं तो वहाँ से बेसिकली जो वर्कफोर्स है वो माइग्रेट करके यहाँ पर जो भी वर्कफोर्स कम हो रही है सदर्न स्टेट्स में उसको यहाँ पर फुलफिल कर सकती है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर बताया गया है कि जो इंडिया है वो बहुत जल्दी टॉप 3 में आने वाला है इन द नियर फ्यूचर यहाँ पर कार्स के मार्केट में। तो यहाँ पर टॉप 3 में आने वाले तो हैं, तो यहाँ पर ज़रूरत है हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव होने के लिए। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए गवर्नमेंट का एक टारगेट ये भी है कि 30% विच एम्स फॉर एटलीस्ट 30% न्यू व्हीकल सेल्स टू बी इलेक्ट्रिक बाई 2030। तो 2030 तक लगभग हमारी 30% जो व्हीकल्स होंगी वो इलेक्ट्रिक होंगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर वो ये है बैटरीज़ की प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमने बहुत सारी लिथियम की बैटरीज इंपोर्ट की हैं। तो अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को कोई पेनिट्रेशन नहीं है, तब भी हमने यहाँ पर $1 बिलियन वर्थ ऑफ लिथियम आयन सेल्स यहाँ पर हमने इंपोर्ट किए हैं। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ज़्यादा बढ़ेंगी तब हमें कितना ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ज़रूरी है हम बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करें इंडिया में। तो विद रीसेंट टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शंस बैटरी स्टोरेज हैज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने ये बोला है कि हमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि 21st सेंचुरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में ही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में है, तो जैसे कि अभी हमें क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करें तो हमें यहाँ पर बैटरीज को इंपोर्ट करना पड़े। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर जो केरला है, तो केरला में जो मिनिमम वेज है, तो अ रूरल वर्कर मैन इन द नॉन एग्रीकल्चरल सेगमेंट इन केरला अर्न एन एवरेज ऑफ ₹677 डेली फॉर 2020-21। अगर हम बाकी देखें तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे जो गुजरात और महाराष्ट्र, ये बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं ये भी, लेकिन इनके यहाँ जो डेली वेजेस है वो बेसिकली
यहाँ पर केरला से कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा कम है। तो वाइल द नेशनल एवरेज इज ₹315 इन महाराष्ट्र कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट एंड अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर रूरल वर्कर सिर्फ अर्न करता है ₹262.3। तो यहाँ पर ये तो इतने डेवलप्ड स्टेट है, उसके बाद भी यहाँ पर जो डेली अर्निंग है वो सिर्फ ₹262 है। ये डेटा कहाँ से सोर्स किया गया? तो डेटा सोर्स किया गया है इंडियन लेबर जर्नल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स लेबर ब्यूरो, और ये डेटा बेसिकली पब्लिश किसने किया है? तो रिलीज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे हम चलते हैं। जो गुजरात है वो रोल मॉडल समझा जाता है डेवलपमेंट का, लेकिन वहाँ पर भी रूरल वर्कर गॉट ₹239.3 ड्यूरिंग द ईयर, वाइल उत्तर प्रदेश रूरल वर्कर गेट्स ₹286.8, और रूरल वर्कर एंड बिहार गेट्स एन एवरेज ऑफ ₹289.3। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वर्कर अर्न करता है वो केरला का करता है, उसके बाद फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पर थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का भी ₹483 है, लेकिन अगर हम केरला का देखें तो केरला में बहुत ज़्यादा 677। तो बेसिकली जो सेकंड पे है जम्मू कश्मीर, उसका भी बहुत कम है। बाकी यहाँ पर अगर हम पर कैपिटा आउटपुट देखें तो गोवा वॉज एट द टॉप विद हाईएस्ट पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर गोवा का सबसे ज़्यादा है, NSDP 3,74,000 पर है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर इतना तो याद नहीं करने की जरूरत है, बस गोवा याद कर लो कि गोवा का सबसे ज़्यादा यहाँ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और बाकी यहाँ पर केरला में सबसे ज़्यादा डेली वेज है यहाँ पर। आगे चलते हैं, ये हमने डिस्कस करेंगे। कोर आउटपुट 7.5% से बढ़ा है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ट्विटर ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया है कि कोई भी यहाँ पर किसी की भी प्राइवेट पीपल की फ़ोटो कुछ भी पोस्ट करनी तो उनके परमिशन के बिना नहीं हो सकती। तो इन एन एफर्ट टू मेक इट्स एंटी हैरेसमेंट पॉलिसीज मोर रॉबस्ट, ट्विटर हैज़ अपडेटेड इट्स प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पॉलिसी। आगे चलते हैं। द होर्डिंग ऑफ द लिमिटेड कोविड-19 शॉट्स, तो यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज थे इन्होंने बेसिकली कोविड-19 वैक्सीन की होर्डिंग कर ली। अब जिसकी वजह से यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज़ को यहाँ पर वैक्सीन नहीं मिल पाई, अफ्रीकन कंट्रीज़ को वैक्सीन नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अफ्रीकन में अगर देखा जाए तो सिर्फ 7% पॉपुलेशन है जो कि यहाँ पर वैक्सीनेटेड है। अब यहाँ पर 7% पॉपुलेशन है वैक्सीनेटेड है, उसके बाद यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट यहाँ पर फैल गया है। अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत बुरी तरह फैल जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है इन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए। तो अब साउथ अफ्रीका में ही ये वेरिएंट अभी मिला है, बाकी आसपास की कंट्रीज़ में भी यहाँ पर मिल गया, बोत्सवाना। तो अब देखने वाली बात है कि क्या होने वाला है। आगे हम चलते हैं। तालिबान किल एब्डक्ट डजन ऑफ अफगान एक्स ऑफिसर, तो यहाँ पर तालिबान का ये कहना है था पहले कि जो एक्स ऑफिसर्स हैं अफगानिस्तान के उनके साथ वो कुछ नहीं करेंगे, एक एमनेस्टी की तरह देखेंगे, उनके साथ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब ये देखा गया मोर देन 100 फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द अफगान सिक्योरिटी, तो इससे पहले अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए जिन्होंने भी काम किया, तो बेसिकली जो तालिबान है उन लोगों को मार रहा है। तो मोर देन 100 फॉर्मर मेंबर्स ऑफ द अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज एंड 4 प्रोविंसेस हैव बीन किल्ड और डिसअपियर्ड बाय द तालिबान इन द फर्स्ट 2.5 months ऑफ द मिलिटेंट्स रूल। अभी ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट से पता चला है कि बेसिकली एक्स सिक्योरिटी ऑफिसर्स को यहाँ पर जो तालिबान है वो मार रहा है। यहाँ पर 4 प्रोविंसेस के नाम है, तो गजनी, हेलमंड, कांदाहार, कुंदूज। तो कभी नाम आएगी ये प्रोविंसेस कहाँ की है, तो अफगानिस्तान की है। आगे हम चलते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, ये एक रिपोर्ट से पता चला है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी वहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। तो इट फाउंड दैट 1/3 ऑफ पार्लियामेंट्री एम्प्लॉयज़, 40% ऑफ वुमेन हैड एक्सपीरियंस्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट। बाकी अगर पार्लियामेंट्री जेंडर डाइवर्सिटी देखें तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया की रैंक है वो बहुत तेज़ी से फॉलो हुई, 15 से वो 50th नंबर पर आ चुका है इन द वर्ल्ड फॉर पार्लियामेंट्री जेंडर डाइवर्सिटी। आगे चलते हैं हम। बाकी आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।